किसी मेट्रो सिटी में सेटल होता है, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, जयपुर, इस तरह के किसी जगह पर जाके सेटल होना पसंद करता है। तो आपका क्या थॉट है इस विषय में? जो उत्तराखंड ने बॉक्सिंग पिथौरागढ़ में ही कराई थी, तो उस समय मुझे उत्तराखंड की टीम का एज अ हेड कोच, वुमेन टीम का, मेरे को यहाँ काम करने का मौका मिला। आम लोगों की मैं बात करूं तो वो उनको 2-4 नाम याद रहते हैं जी, है ना, जैसे मैरी कॉम का नाम याद रहता है जी, या आजकल वो निखित जरीन का नाम याद आता है। एक वो जो असम की लड़की है लवलीना वो बोरगोहेन, लवलीना, और इस तरह से जो 4-6 नाम आते हैं। एक वो जो लड़का बॉक्सिंग वाला है, क्या है उसका नाम, जो पंगाल, अमित पंगाल जी। तो ऐसे जो खिलाड़ी थोड़ी सी रुचि रखते हैं खेलों में, उनको वो 8-10 नाम याद होते हैं जी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लीजेंड विद हरीश शर्मा में। आज हमारे साथ जो खिलाड़ी और कोच हैं, उनके 2 परिचय दूंगा मैं। एक तो है कि वो बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने बॉक्सिंग के, और दूसरे इंडियन वुमेन टीम के वो नेशनल कोच रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी निकाले हैं, महिला खिलाड़ी निकाली हैं। इनका एक परिचय तो ये हुआ जो इंटरेस्टिंग है, जो सबको पसंद आएगा। दूसरा परिचय ये है कि ये मेरे मित्र हैं, और जब हम पिथौरागढ़ में थे तो अक्सर हम मिला करते थे, घर में आना जाना होता था, खाना पीना होता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमने आदि कैलाश की जो ट्रैकिंग किया था वो हमने साथ साथ किया था। तो वो 12 दिन का जो हमारा सफ़र था, 12 दिन, वो ऐसा सफ़र है कि वो शायद जन्म जन्मांतर का सफ़र जैसे हो गया। तो क्योंकि 12 दिन पैदल चलना, तकलीफ़, पानी, बरसात, भूखे रहना, मतलब बहुत सारी यादें हैं उसके साथ। तो ये 2 भास्कर भट्ट से हम बात करेंगे आज। तो हम शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी से कि भास्कर भाई, कैसा लग रहा पिथौरागढ़ आके? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पुरानी यादों में वापस पिथौरागढ़ पहुंचा दिया। अभी एक लगभग 33 साल के बाद मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर होके पिथौरागढ़ पहुंचा हूं। तो अपने लोगों के साथ मिलना, उनसे पुरानी यादों पर बात करना, नई जनरेशन के साथ मिलना, एक नया ही उत्साह मिल रहा है यहाँ आकर जी। तो जब आप जॉब में गए पिथौरागढ़ से, तो उसके बाद कंटिन्यूस सबसे ज़्यादा टाइम कितना रहे यहाँ पर? मैक्सिमम 10 दिन। 10 दिन जी। और लेटेस्ट अभी नेशनल गेम्स हुए थे हमारे, जो उत्तराखंड ने बॉक्सिंग पिथौरागढ़ में ही कराई थी। तो उस समय मुझे उत्तराखंड की टीम का एज अ हेड कोच, वुमेन टीम का, मेरे को यहाँ काम करने का मौका मिला। तब मैं यहाँ आके लगभग ठीक रिटायरमेंट से 1 महीने पहले कह सकते हैं मैं 2 महीने यहाँ रहा। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द सर्विस ये रहा। लेकिन क्योंकि ये नेशनल गेम्स था इसलिए हमें यहाँ मौका मिला। वैसे मैक्सिमम 10 दिन में पिथौरागढ़ अपने पूरे 33 साल के कैरियर में रह पाया, आए गए, बस ये चलता रहा जी। आमतौर पर जब कोई खिलाड़ी, कोई कोच जब इस मुकाम पे पहुंच जाता है जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, तो उसके बाद उसका सपना होता है कि वो, सपना क्या मतलब, ऐसा होता ही अक्सर कि वो किसी मेट्रो सिटी में सेटल होता है, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, जयपुर, इस तरह के किसी जगह पर जाके सेटल होना पसंद करता है। तो आपका क्या थॉट है इस विषय में? और मुझे ऐसा लगता है कि 33 साल की इस एज अ कोच की जर्नी में लगभग हिंदुस्तान का सारा हर सिटी देख चुके हैं, कभी कंपटीशन के साथ, कभी एज अ TIDC कमेटी मेंबर, और लगभग विश्व के 30-32 देशों में एज अ हेड कोच, एज अ कोच काम कर चुके हैं। मुझे लगता है कि पिथौरागढ़ से अच्छी, सुंदर और शांत जगह शायद ही कहीं है। तो जब अपना घर यहाँ है, सारी दुनिया आदि कैलाश मानसरोवर, ओम पर्वत यहाँ आ रही है, और मेरा घर है अपना, तो मुझे तो ये सौभाग्य मिला है कि मैं इतना सब सफ़र तय करके अपने घर वापस आया हूँ। तो कोशिश ये है कि यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर सकें जी। ओके, तो क्या यहाँ के बच्चों के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? अभी धीरे से मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को देव सिंह फील्ड में या स्टेडियम में कोचिंग शुरू करूं, बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूं, ताकि जो हमने सीखा है इतने साल से उन बच्चों को हम दे सकें। क्योंकि मुझे पिथौरागढ़ ने बहुत कुछ दिया है, यहीं से खेला, यहीं से पढ़ा, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत तो मैं कर्ज चुका सकूं जी। तो जैसे आप हेड कोच रहे हैं, ख़ासतौर पर महिला बॉक्सिंग के, तो
यहाँ से कैसा स्कोप नज़र आता है आपको पिथौरागढ़ से? पिथौरागढ़ अपने आप में बॉक्सिंग का गढ़ रहा है। अगर आपको याद होगा, जब हम यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे थे, बड़े भाई साहब डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश वत्स एशियन मेडलिस्ट पिथौरागढ़ से हैं। हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको सिखाया है और आज यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं, कैप्टन हरि सिंह थापा, उनको उत्तराखंड सरकार ने आजीवन द्रोणाचार्य का अवार्ड भी दिया था। राजेंद्र पुनेड़ा है, कल्याण सिंह है, प्रकाश थापा, जो पुराने हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। अभी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे कमला बिष्ट है, निकिता चंद है। तो उस दौर से आज तक पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी अपनी छाप बनाए हुए है। तो पिथौरागढ़ का बॉक्सिंग में बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छा हमारे पास टैलेंट है। आपको बताऊं, मुंशियारी का दुर्योधन इंटरनेशनल है, जो आर्मी में जाने के बाद बना। लेकिन काजल फरसवाण, दीपा लड़की जो हमारी मुंशियारी बिल्कुल इंटीरियर से है, वो आज एशियन मेडलिस्ट है, टीम में है। तो किसी भी क्षेत्र में ले लो, निवेदिता कार्की हमारी कनाली छीना से है, पिथौरागढ़ में देव सिंह फील्ड से उसने यहीं से मेरे पास बॉक्सिंग शुरू करी जब मेरी 2016 में यहाँ पोस्टिंग हुई थी। तो एशियन मेडलिस्ट है, अभी नेशनल गेम्स का गोल्ड है उसका। तो पिथौरागढ़ में टैलेंट बहुत है। तो कोशिश है कि हम सब लोग जितने भी यहाँ कोचेज हैं, हमारी एसोसिएशन है उत्तराखंड, हम लोग मिलकर कुछ अपने इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। जी, ग्रेट। चलिए हम अब शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कहाँ जन्म हुआ, पेरेंट्स के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में बताइए। जी, मेरा जन्म पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव नकरोड़ा गांव में हुआ था। मेरी जो प्राइमरी पाठशाला नखनौली, वहाँ से शुरू हुई। कक्षा 5 तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद कक्षा 6 के लिए मैं राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल अपने गांव से गया, लेकिन फादर साहब ने फिर हमारा पिथौरागढ़ में मकान ले लिया था। तो कक्षा 7 से फिर हम पिथौरागढ़ आ गए थे। तो बड़े भाई साहब भी और मैं दोनों साथ साथ पढ़ते रहे। मिशन इंटर कॉलेज में मैंने 9th पढ़ा है, 9th तक। उसके बाद मैं फादर साहब के साथ रुड़की, क्योंकि वो AMC में थे वहाँ, तो 2 साल कक्षा 10th और 11th मैंने BSM इंटर कॉलेज रुड़की से करी है। फिर 12th के लिए मैं वापस पिथौरागढ़ आ गया, तो GIC पिथौरागढ़ से मेरी 12th हुई है यहीं से। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरागढ़ से मैंने MA इको किया है, BCom किया, फिर MA इकोनॉमिक्स की, फिर B.Ed करी। इस बीच मैं अपना NIS करने चला गया पटियाला, क्योंकि यहाँ खेल हमारा चलता था। तो NIS मैंने फिर पटियाला से किया है। तो ये मेरा स्कूल का है। लेकिन अगर अब हम खेल की शुरुआत अगर हम करें, तो पिथौरागढ़ आने के बाद 1973 में जब हम पिथौरागढ़ आ गए थे, तब हमने यहाँ शुरू किया देव सिंह फील्ड में, गुरुजी कैप्टन हरि सिंह थापा। क्योंकि पहला जो बैच था हमारा, बड़े भाई साहब प्रकाश थापा, ये 5-6 कल्याण सिंह वल्दिया, ये 5-6 खिलाड़ियों का। तो ये लोग 1 साल ने ट्रेनिंग करी। तब हम यूपी में थे, यूपी स्टेट चैंपियनशिप में गए, तो 6 गए थे, 6 के 6 गोल्ड लेके आ गए। तो फिर फादर साहब ने भी कहा गुरुजी से बात करके कि छोटा भास्कर है, इसको भी भेजते हैं। तो बड़े भाई साहब को देखकर फिर फादर साहब ने मुझे भी भेजा। तो ये मेरा बॉक्सिंग का सफ़र है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने बॉक्सिंग शुरू करी तो पहली बार जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई, मैं हार गया। दूसरी बार हुई, फिर मैं हार गया। लेकिन 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जब हम उसके बाद शुरुआत करी, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, फिर यूपी स्टेट था वहाँ गोल्ड। नेशनल चैंपियनशिप में जमशेदपुर हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई यूथ की, तब जूनियर होती थी वो, यूथ की नेशनल चैंपियन, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल रहा। फिर एलीट खेला मैंने सीनियर नेशनल कलकत्ता में, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। और बॉक्सिंग खेलने का बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने 10-12 साल खेला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 12 साल में नेशनल मेडल आना, इंडिया टीम में हमारी एशियन चैम्पियनशिप की तैयारी थी दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में, वहाँ मैं नेशनल कैंप मैंने किया है। ये मेरा खेल का सफ़र रहा है। जी, आपसे पहले आपने जैसे बताया कि धर्मेंद्र भाई का, उनके पद चिन्हों पे आप चले, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनका खेल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी जी, क्योंकि पिथौरागढ़ में जब उन्होंने बॉक्सिंग शुरू करी थी तो सिमलगैर में मालदार जी की बिल्डिंग हुआ करती थी, 7 मंजिला, अब तो कहीं नजर नहीं आती हो। उसमें 5वीं मंजिल में बॉक्सिंग होती थी। पहली बार के क्लब शुरू हुआ, किरण मालदार जी की बात। जी, किरण मालदार जी की बिल्डिंग थी, वहां पर बॉक्सिंग शुरू हुई। तो ये 5-6 लोग वहां जाते थे। उसके बाद GL साजी यहाँ स्पोर्ट्स अफसर थे,
तो उन्होंने गुरुजी से कांटेक्ट किया, कैप्टन थापा सर, तब वो आर्मी से रिटायर होके। थापा जी इस बिल्डिंग में सिखाते थे? नहीं, यहाँ कोई और क्लब चलाते थे। पहली बार पिथौरागढ़ में कोई क्लब चला है उस टाइम, तो सोच सकते हैं कि क्या कल्चर रहा होगा हमारे यहाँ। तो उसके बाद जीएल साजी स्पोर्ट्स अफसर थे, उन्होंने गुरुजी से बात करी, वो आर्मी से रिटायर, क्योंकि हमारे गुरुजी 58 टोक्यो एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ के गोल्ड हैं, तब ब्रिटिश था टूर्नामेंट। तो वो घर आए थे, उन्होंने बात करी तो गुरुजी मान गए। तो गुरुजी का गांव यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से वो पैदल आते थे। फिर देव सिंह फील्ड में गुरुजी ने बॉक्सिंग शुरू करी। तो जितने भी बॉक्सर क्लब के थे सब ने देव सिंह फील्ड से शुरू करी। तो पहला बैच पिथौरागढ़ का था, जिन्होंने पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग सीख के स्टेट चैंपियन गए। वहाँ मैंने बताया जैसे 6 के गए तो 6 के 6 गोल्ड आए। तो वो स्टार्टिंग पीरियड था। हालांकि बड़े भाई साहब ने यहाँ से 5-6 साल खेलने के बाद उन्होंने फिर इंडियन रेलवे ज्वाइन कर ली, रेलवे से खेले, फिर सीआईएसएफ ज्वाइन करी, फिर वो इंडियन टीम के कोच भी रहे। वो 12 साल इंडियन टीम के साथ एज अ कोच काम किया है। उसके बाद उन्हें यूपी में तब पोस्ट निकली थी स्पोर्ट्स अफसर की, वो उन्होंने भरी थी। बाद में उत्तराखंड बन गया, मर्ज हो गए। तो अभी देहरादून में ही बड़े भाई साहब हमारे वहीं बेस्ड हैं। लेकिन उन्हीं को देखकर, उन्हीं की मोटिवेशन में मैं भी बॉक्सिंग में आ गया। तो हमारे मदर और फादर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जब घर से हमें फोर्स किया। मैं आपको बताऊं कि अगर हम कभी किसी दिन ग्राउंड नहीं जाते थे तो गुरुजी घर ही आ जाते थे, भाई आज क्या बात, क्यों नहीं आए। तो वो जो प्रेशर था ना माँ बाप हमारे और गुरुजी का, उन्होंने ही बड़े भाई साहब को और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो बड़े भाई साहब अभी उत्तराखंड सरकार में एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स से रिटायर होके देहरादून में ही बस गए हैं जी। ग्रेट। तो आपके फादर भी थे क्या बॉक्सिंग वगैरह कुछ ऐसे? जी, वो आर्मी में फुटबॉल बॉक्सिंग कभी उन्हें खेली होगी, तो उनको चॉइस था कि मेरे बेटे जो है बॉक्सिंग जैसी गेम में आए जी। तो आपको जो पहला जॉब मिला एनआईएस करने के बाद उसका क्या? जी, जब मैंने 88-89 में एनआईएस करी पटियाला से, तो 92 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ बॉक्सिंग कोच की पोस्ट निकली साई में। अच्छा। तो मैंने कुरुक्षेत्र, हमारा पहली मेरी पोस्टिंग एसपीडीए पिपली कुरुक्षेत्र में था, वो मैंने 92 में अक्टूबर में ज्वाइन करी। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई धर्मशाला रहा मैं 3 साल। धर्मशाला से मेरी ट्रांसफ़र हो गई गोवा 3 साल रहा। उसके बाद मैं अलवर ट्रांसफ़र हुआ, अलवर आ गया। अलवर से मैं गुवाहाटी, साई सेंटर हमारा है, गुवाहाटी चला गया। गुवाहाटी से ट्रांसफ़र हुई मेरी हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, वहाँ रहा। वहाँ से फिर मैं सोनीपत आ गया। तो सबसे लंबा टाइम मेरा एज ए बॉक्सिंग कोच एक जगह पर वो सोनीपत में रहा, जहाँ मैं 9 साल रहा हूँ। नहीं तो हर जगह से मेरी 3 साल 4 साल में मेरी ट्रांसफ़र होती रही है। तो सोनीपत से फिर मेरी 3 साल के लिए पिथौरागढ़ में पहली बार साई एक्सटेंशन सेंटर खुला, तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो तभी की हमारी जो प्रोडक्ट है अभी जो खेल रहे हैं बच्चे, मनवीरता कार्की है, ब्रिजेश टमटा आज की डेट में इंडियन टीम में है वो। तो ये पहली बार जब मेरी पिथौरागढ़ पोस्टिंग हुई थी तो हमने इसको साई सेंटर में इनको एडमिट किया था, एडमिशन इनका हुआ था एक्सटेंशन सेंटर में। तो 3 साल में फिर पिथौरागढ़ रहा। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र फिर रोहतक हो गई हमारा, क्योंकि मैं इंडियन टीम का एज ए हेड कोच था। तो उन्होंने कहा जी यहाँ से मैनेज नहीं होता है, आप रोहतक आ जाइए। तो रोहतक में अभी मैं फरवरी 2025 बस रिटायर होके यहाँ आया हूँ पिथौरागढ़। तो ये मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मेरा अपना सफ़र रहा है। तो जो साई के दौरान जब आप कोचिंग कर रहे थे, तो जिन जिन जगह पर पोस्टिंग आपकी हुई जी, तो उसमें सबसे अच्छा सेंटर कौन सा था जहाँ से बहुत सारे बॉक्सर निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन रुचि यदि खिलाड़ियों की रही हो तो कौन सा शहर ऐसा आप मानेंगे आप? देखो, शहर के हिसाब से अगर हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सोचें तो सोनीपत का सेंटर सबसे बेहतरीन रहा है, क्योंकि सोनीपत में हमारे पास साई की 4 स्कीम एक साथ चल रही थी, कम एंड प्ले, डे बोर्डिंग, एसटीसी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। तो ये 4 सेंटर चल रहे थे। मैं आपको बताऊं, हमारे पास तो 150 बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए बाहर से आता था पैसा दे के। बहुत अच्छा सेंटर रहा। बाहर से बोले तो सोनीपत से बाहर से? नहीं, लोकल बच्चे। अच्छा, लोकल। जैसे हमारे पास हॉस्टल है, साई ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर हमारे पास 40 बच्चे अंदर हॉस्टल में रहते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में 60 बच्चे उसमें थे। तो ये बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं जिसका सारा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी साई करती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर से आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अपने घर वापस जाते हैं। 150 बच्चा बाहर से आता था। तो बहुत बढ़िया सेंटर रहा है।
और रिजल्ट ओरिएंटेड गुवाहाटी सेंटर मेरा सबसे अच्छा रहा है। मैंने 2004 में वहाँ ज्वाइन किया। आप ये बताइए 2004 में नेशनल लेवल में लड़कियाँ मेडलिस्ट थी। 3 साल उनके साथ काम किया तो नेशनल टीम में मैं आपको बताऊँ पहली बार इंडियन टीम में काम करने का मौका मुझे गुवाहाटी सेंटर से मिला है। हमारी गुवाहाटी सेंटर की 4 लड़कियां जो थी डायरेक्ट 2 गोल्ड 2 सिल्वर पहले टूर्नामेंट में वो आई थी। उसके बाद कल्पना चौधरी 2005 का वर्ल्ड चैंपियनशिप मॉस्को में हुआ था, वहाँ उसका पहली बार ब्रॉन्ज आया। तो पूरे आसाम में बॉक्सिंग में फिर बूम आ गया क्योंकि पहली लड़की आसाम से इंडियन टीम में आई और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका ब्रॉन्ज आया। तो उसके बाद तो हमारे प्रणामिका बोरा एशिया में मेडल है, कल्पना का एशियन चैंपियनशिप गोल्ड, बेस्ट बॉक्सर जानवी गोगोई, कचारी, बहुत सारे बच्चे हमारे फिर वहाँ से सेंटर से, छोटे से सेंटर से इतने इंटरनेशनल बने। और क्योंकि सोनीपत सेंटर हमारा ऑलरेडी 4 स्कीम चल रही थी तो वहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल मेडलिस्ट लड़के भी थे, जो बच्चा घर से आता वो भी था। तो एक बहुत अच्छा जो कॉम्बिनेशन था ना, खिलाड़ियों को कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करें और इतने बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग करा जाए। हम 5 कोच थे वहाँ पर, बहुत बढ़िया मेरा बेहतरीन रिजल्ट हमारा सोनीपत सेंटर का भी रहा है जी। तो सोनीपत सेंटर में जब आप 9 साल थे तो ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी थे जो खुद प्रैक्टिस करने आते हों, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर, और वहाँ से फिर वो नेशनल और इंटरनेशनल खेले? ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी आपके सानिध्य में निकले हैं? हाँ, अंकुश दहिया एक लड़का था, एक दीपक था लड़का जो अपने घर से आते थे, फिर उन्हें ट्रेनिंग शुरू करी वहाँ पर। अभिषेक मलिक है लड़का, तो प्रवीण है, ऐसे लड़के जो अपने घर से आते थे। श्रवण कुमार, उसका इनका स्टेट मेडल आया तो हमने उनको एसटीसी में ले लिया, वहाँ हमने ट्रेनिंग करी। इवन नील कमल एशियन मेडलिस्ट, जसबीर लड़का हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, प्रवीण है। तो ऐसे लड़के हमारे जो करते थे हमारे पास आए और एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल भी हैं। तो बहुत अच्छा सेंटर रहा है सोनीपत का जी। और गुवाहाटी से कौन कौन खिलाड़ी निकले? कल्पना चौधरी, प्रणामिका बोरा, जानवी गोगोई, प्रतिभा कचारी, जॉनी, शिवा थापा जो आज हमारा अर्जुन वाडिया गुहा का, वो साई एसटीसी हमारे पास जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वो अपने घर से 24 केजी का बच्चा था वो, तब वो अपने घर से उसके फादर लेके आते थे। तो शिवा थापा, ये लोग हैं जो उस सेंटर से निकले हैं। तो सोनीपत तो शायद इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ प्रैक्टिस भी करने आते हैं शायद खिलाड़ी ना? जी। तो जैसे हम यदि आम लोगों की मैं बात करूं तो वो उनको 2-4 नाम याद रहते हैं जी, है ना? जैसे मैरी कॉम का नाम याद आता है, या आजकल वो निखित जरीन का नाम याद आता है। एक वो जो असम की लड़की है लवलीना बोरगोहेन, वो लवलीना, और इस तरह से जो 4-6 नाम आते हैं। एक वो जो लड़का बॉक्सिंग वाला है, क्या है उसका नाम, जो अमित पंगाल जी। तो ऐसे जो खिलाड़ी थोड़ी सी रुचि रखते हैं खेलों में, उनको वो 8-10 नाम याद होते हैं जी। तो क्या इन लोगों का भी कैंप लगता है सोनीपत में या और सेंटर में कहीं लगता है? जी, असली में नेशनल कैंप लगता है जो फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके अलग अलग जगह पर कंडक्ट करती है। मैं आपको बताऊँ 2017 में मुझे मौका मिला इंडियन यूथ वुमेन का एज अ हेड कोच बनने का। तो हमारा पहला कैंप लगा था साई सेंटर भोपाल में, तो वहाँ से मेरा एज अ हेड कोच की जर्नी शुरू हुई थी। तो 2017 से मैं 2021 तक, अक्टूबर तक मैं उनका हेड कोच था। तो वो 4 साल और 5 साल के उस पीरियड में जितने भी खिलाड़ी होते हैं हमारे, वो इंडियन टीम के अलग अलग जगह पर कैंप करते हैं, वो कैंप में रहते हैं। वो वहाँ पर जो साई होती है वो पूरा स्पोर्ट्स साइंस का पूरी टीम, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, मैश्योर, न्यूट्रिशनिस्ट, इवन बायोमैकेनिक्स, ये भी पूरी टीम हमारी रखती है जो इन सब खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जो खिलाड़ी नेशनल मेडलिस्ट होते हैं वो नेशनल कैंप में आते हैं। कैंप में फिर इनका सिलेक्शन ट्रायल भी होता है अलग अलग टाइम पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इवन नंबर 4 तक के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है जो इन्विटेशनल टूर्नामेंट है। नंबर 1 होता है वो ऑफिशियल कंपटीशन है, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स।
तो ये खेलते हैं। तो उस पीरियड का एक जो इंसिडेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। प्लीज। 2020 में जब कोविड हो गया था तो उसके बाद हमारे सभी साई के सेंटर बंद हो गए थे। तो रोहतक एक ऐसा सेंटर था जहाँ से हमने ऑनलाइन बच्चों को घरों में कोचिंग कराई। तो बॉक्सिंग फेडरेशन और साई ने मिलकर, उसमें संदीप प्रधान जी हमारे डीजी थे, अजय सिंह जी थे, और जो मेन रोल है उस ऑनलाइन कोचिंग में, उसमें 2 लोग बड़े डोमिनेट कर रहे थे। एक सचेती सर जो उसमें ईडी थे बॉक्सिंग में, एक हमारे मिस्टर सतीश रहदी। इन दोनों ने मिलकर रोहतक के सेंटर को इस तरह से डेवलप किया, बनाया कोविड पीरियड में कि हमने पूरे हिंदुस्तान के घर घर तक ऑनलाइन बॉक्सिंग पहुंचा दी। तो वो ऑनलाइन कोविड में लोगों ने कहा जी हमको ये नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं कि साई ने, और अकेला बॉक्सिंग नहीं, साई ने हर फेडरेशन के साथ मिलके ऑनलाइन कोचिंग से मिलके शुरू करवाई और बहुत सक्सेस रही। उसका रिजल्ट रहा कि जो बच्चे घरों में थे वो बॉक्सिंग के साथ टच में रहे। और कोविड के बाद जब हमारा पहला कैंप लगा रोहतक में यूथ वुमेन का, तो जैसे गुरुकुल की शिक्षा होती है ना कि बच्चा घर नहीं जा सकता, घर वाले वहाँ नहीं आ सकते हैं, कभी कभी आएंगे, कोई घर का बाहर का खाना नहीं खाना। तो 10 महीने का जो पीरियड हमें आफ्टर कोविड मिला, वह एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था, जिसमें पूरी साई ने और फेडरेशन ने मिलकर इतना बेहतरीन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। हम लोगों ने रोहतक में रह के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग कराई, अलग अलग पार्टनरों के साथ। तो हम इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में थी, तो 10 वुमेन बॉक्सर और 10 मैन बॉक्सर गए थे। तो पूरे आज तक के इतिहास में, इवन जब से शुरू हुई है तब से अभी तक 10 वेट कैटेगरी में इंडिया वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। 10 में से 7 गोल्ड आए हमारे। तो ये जो टीम वर्क थी ना, तो मैं ये कह सकता हूं जो गुरुकुल की जो पद्धति थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा सक्सेस है। आज भी अगर हम उस पर करें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो वो एक माहौल था। कोई भी हमारा 3 हमारी लड़कियां हारी थी, जिसमें से 2 लड़कियां उनसे हारी जिनका एक इटली से उसी का गोल्ड आया, एक उज्बेक की लड़की। तो 10 में से 9 खिलाड़ी तो हमारे बिल्कुल टॉप में थे, एक लड़की हमारी पहले हार गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कभी भी अगर हम टीम वर्क के साथ काम करें ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ यूथ टीम का हेड कोच। आपने युवा और सीनियर वुमेन टीम के साथ, जी, खिलाड़ियों के साथ, जी, दोनों के साथ एज ए हेड कोच काम किया। जी। तो जो युवा बॉक्सर को के लिए जो रणनीति होती है और जो सीनियर खिलाड़ियों की जो रणनीति होती है, उसमें क्या बदलाव होते हैं और किस तरह से किए जाते हैं कि वो दोनों को, क्योंकि युवा तो है कि उसको तो अपने मोल्ड करना है अभी सीनियर के लिए, और सीनियर तो अपने आप में वो घाघ और दादा और सब होते हैं, तो उनके साथ वो कैसे तारतम्य बना के रखना पड़ता है? एक्चुअली में मेरे लिए ये आसान था कि मैं 4 साल पहले यूथ वुमेन का हेड कोच था। तो लगभग हमारी सीनियर टीम में वही बच्चे आए थे। उसमें पुराने बच्चों में एक निखत जरीन या लवलीना वो थी। तो पहली बार जब 2021 दिसंबर में मुझे एलीट वुमेन का हेड कोच बनाया, तो 90% बॉक्सर वही थे जो यूथ से एलीट में आए थे। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोच और खिलाड़ी का जो आपस का रिश्ता होता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग का है। कोच ने आंखों से इशारा किया और खिलाड़ी उसको समझा। जब तक आपकी इस तरह की बाउंडिंग नहीं होगी आपस में, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट आएंगे लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो उसी का नतीजा हुआ। मैं आपको बताऊं, दिसंबर में मैंने एज ए हेड कोच 2021 में ज्वाइन किया, और फरवरी में हम पहला टूर्नामेंट इंटरनेशनल खेलने के लिए हम बुल्गारिया गए, स्ट्रेंजा कप। स्ट्रेंजा कप वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है स्ट्रेंजा कप। तो बहुत टफ होता है, लगभग यूरोप और रशियन, एशियन सारी टीमें वहाँ आती हैं। तो निखत जरीन और नीतू, तो हम लोग टारगेट था कि 1 या 2 हमारे गोल्ड आए अलग अलग वेट कैटेगरी में। तो पहली बार चुनौती पार करते हमारे 2 गोल्ड थे। तो लगभग हम जो
प्लानिंग में सोच रहा था जिन बच्चों के साथ, जैसे नीतू है 2017 से हमारे साथ थी, निखत 2021 में मुझे वहीं पर मिली थी। तो हमने जो आपस में काम करना शुरू किया तो 2 महीने में मुझे ऐसा लगा कि नीतू के साथ तो मेरी बाउंडिंग है, लेकिन निखत उन चीज़ों को समझ रही है कि जो क्योंकि निखत एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है, आपने देखा होगा पहले भी उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उसको मुझे समझना था कि मैं किस तरह का कोच हूँ। तो 2 महीने में बहुत बढ़िया वो अंडरस्टैंडिंग बनी। और उसके बाद आपको बताऊँ मैं, हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप तुर्की गए। पहली बार मैरी कॉम के बाद, क्योंकि मैरी कॉम ने बाहर फॉरेन में और इंडिया में सब जगह उसका गोल्ड है, लेकिन मैरी कॉम के बाद पहली निखत जरी ने जिसका फॉरेन कंट्री में किसी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड आया। तो ये पहला एग्ज़ाम मेरा भी था ये, कि मेरी और उसकी बाउंडिंग। हालांकि नीतू को फीवर हो गया था, हमारा टारगेट नीतू लवलीना 2 या 3 गोल्ड का जरूर था, लेकिन क्योंकि नीतू को फीवर आ गया तो वो सेमीफाइनल हार गई, लवलीना पहले हार गई। लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे थे तो 1 गोल्ड हमारे 2 ब्रॉन्ज वहाँ आए। तो निखत को जो उसका एग्ज़ाम था मेरे साथ, जो रिंग क्योंकि कोच का असली काम होता है रिंग साइड, जब वो कॉर्नर में बैठता है और खिलाड़ी 3 मिनट के लिए खेलता है, जो वो 3 मिनट खेलता है लगभग कोच अपने इशारों पर खिलाता है। तो वो बाउंडिंग पहली बार समझ में आई, वो उसका और मेरा बहुत अच्छा हमारा बन गया था। तो निखत का गोल्ड था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वहाँ भी नीतू और निखत का 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज हमारा वहाँ आया। इससे पहले मैरी कॉम के अलावा किसी का गोल्ड नहीं था कॉमनवेल्थ में, ये 2 हमारे गोल्ड आए। दिसंबर में हमारी एशियन चैम्पियनशिप हुई, वहाँ हमारे 4 गोल्ड आए लड़कियों के। तो ये सफ़र बहुत बढ़िया चलता रहा। और 2023 में दिल्ली में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, 2019 में उससे पहले हुई थी, फिर यहाँ आई थी। तो 2019 में 1 गोल्ड था हमारा दिल्ली में, लेकिन 2023 में जब वुमेन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप दिल्ली में हुई तो हमारे 4 गोल्ड थे। तो मैंने कहा ना, वो जो सफ़र होता है, तो उसमें आप हेड कोच थे? जी, एज ए हेड कोच मेरा वो अच्छा, लास्ट टूर्नामेंट था इंडियन वुमेन टीम के साथ, जो एलीट की हमारी थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा खिलाड़ियों के साथ जो हमारा आपस में जो तालमेल था ना, बेहतरीन था। और जो पूरी टीम हमारी काम कर रही थी, उसमें कोचेस थे, पूरी स्पोर्ट्स साइंस की टीम, क्योंकि खिलाड़ी को हल्की अगर चोट है तो हमने फिजियो को पकड़ना है, डॉक्टर को उनसे बात करनी है, उन्होंने रात भर उसको ठीक करना है ताकि अगले दिन वो खेल सके, उसकी वेट मेंटेन होना है, तो न्यूट्रिशन हमारे साथ है। तो पूरी स्पोर्ट्स साइंस टीम, कोचेस, क्योंकि हम 6 कोच है, हमारे पास 12 खिलाड़ी है, कोच के पास 2 खिलाड़ी हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलती रिंग के अंदर भारी पड़ती है। तो बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहा हमारा कोचेज का, स्पोर्ट्स साइंस टीम का। इवन जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए उसके लिए फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन और साई ने मिलकर टीम के साथ बहुत बढ़िया काम किया, और उसका आउटपुट हमें दिल्ली में देखने को मिला। जी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि असल में क्या है, आप जब पर्दे के पीछे होकर चाहे आप कितने भी तीर मारें, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता कि जो, लेकिन जब आप दुनिया के सामने आते हैं ना, कि स्क्रीन पर आपको आके और वो चेहरा दिखता है खिलाड़ी के साथ जिसने गोल्ड मेडल जीता है या ब्रॉन्ज जीता है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, और उसमें जब कोच आता है तो जो जानते हैं लोग, तो हमें उस समय बड़ी खुशी होती थी जब वो भास्कर भट्ट का एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ और स्क्रीन पर चेहरा नज़र आता था। तो वो हम कहते हैं अरे ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे कोच हैं, हम इनको इतने साल से जानते हैं। तो मेरी समझ से मैं उनमें उन लाखों लोगों में से एक होऊंगा जो आपको जानते पहचानते होंगे। हमें बड़ी खुशी होती थी उस समय। धन्यवाद आपका। हाँ, मैं एक ऑकवर्ड सा क्वेश्चन हो सकता है ये जी, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पता चलना चाहिए, और आप एक कोच के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये बात सबको पता चले। एक टीम गेम होता है जी, टीम गेम इन द सेंस कि जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे। एक इंडिविजुअल गेम होता है जी, जिसमें टेबल टेनिस हो गया, बॉक्सिंग हो गया, तमाम गेम, कुश्ती हो गया, बहुत सारे। तो उस समय क्योंकि आपने महिला खिलाड़ियों के मेंटलिटी और टेंडेंसी को समझा है, तो मैं जानना चाहता हूँ अपनी पब्लिक के लिए कि क्योंकि डेट तो फिक्स होती है, जी, गेम की जो भी डेट है फिक्स है, जी, उस समय यदि महिला बॉक्सर को कोई मेंसेस की प्रॉब्लम आती है जी,
या इस तरह की कोई दिक्कत आती है, वो किस तरह से हैंडल होती है? क्योंकि उसको तो जैसे सपोज करो कल उसको सिल्वर का फाइट लड़ना है जी और आज उसको मेंसेज हो गया जी या पीरियड की प्रॉब्लम आ गई, जी। तो उस समय कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, बड़ा आसान है इसके लिए, क्योंकि जब खिलाड़ी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, हाँ। तो हमारी ये कोशिश होती है कि वह एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अच्छा, उसको रेगुलर बना लिया। हाँ, तो जो वो टाइम होता है 4 दिन 5 दिन या 6 दिन का, उस पीरियड में खिलाड़ी को ये एहसास ही नहीं होना है कि ये है। अच्छा। और मुझे लगता है कि 1 या 2% ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको उस पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता है। ज्यादा मैंने क्योंकि इतना जर्नी करी है, बहुत मुश्किल से कोई एक आध खिलाड़ी मिलता है, तो उसको हम 1 सेशन या 2 सेशन रेस्ट देते हैं। जो मेन हमारा एम होता है कि उस पीरियड में जो हैवी वेट ट्रेनिंग है, अगर कोई सेशन हमारा उस दिन स्ट्रेंथ का है, तो स्ट्रेंथ में उस खिलाड़ी को मैक्सिमम या लोड देकर ज्यादा काम न कराया जाए, लाइट वेट से काम कराया जाए, बस हो गया। और बाकी मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, तो खिलाड़ी आजकल बताते ही नहीं है। तो अच्छा। इतनी मेंटली स्ट्रांग हो चुकी है हमारी वुमेन खिलाड़ियां। बॉक्सिंग में तो प्रैक्टिकली है, इसलिए मैंने आपसे कहा मुश्किल से 1% या 2% होगा जो बताता है, जिनको ज्यादा पेन होता है तब वो बताते हैं, नहीं तो खिलाड़ी हैबिचुअल है, ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। ओह अच्छा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी इसमें कोई ऐसे कोई साइंस नहीं है कि कुछ कोई नहीं, प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके रिजल्ट सामने हैं। हमने वर्ल्ड में डोमिनेट किया है, वही महिला खिलाड़ी हैं। मैंने आपको बताया यूथ में जब हमने 7 गोल्ड लिए, 10 दिन का टूर्नामेंट, हर अगले दिन हर एक खिलाड़ी की बाउट आ रही है, किसी खिलाड़ी ने ये एहसास तक नहीं होने दिया कि किसका कब है। जबकि हमारे साथ जो लेडी कोचेज होती हैं, लेडी डॉक्टर होती हैं और फिजियो, उन सब से मिलके हम लोग इनका वो जो शेड्यूल होता है उसको हम मेंटेन चेक करते हैं, ताकि हम ड्यूरिंग द कैंप भी हम ऑब्जर्व कर सकें कि उस पीरियड में उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है लोड लेने में या कोई रनिंग करने में। तो पहले ही हम ड्यूरिंग द नेशनल कैंप ट्रेनिंग में हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए बहुत अंतर आज की डेट में नहीं पड़ता है, खिलाड़ी बहुत कैजुअल इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी ओके। युवा खिलाड़ी को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है, उसके लिए कोई रणनीति होती है अलग से, या उनके साथ तारतम्य कैसे बनाते हैं? हाँ जी, सबसे चैलेंजिंग युवा ही होता है, क्योंकि जूनियर से वो आता है तो जो टीन एज होती है ना, उस टीन में वो लगभग रहता है। तो उस समय हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारी लेडी कोचेज हैं, लेडी डॉक्टर है, फिजियो है, वो उनके साथ एज अ फ्रेंड काम करें। जब अगर एज अ फ्रेंड काम करेंगे तो धीरे धीरे हम उनको समझ पाएंगे, क्योंकि जल्दी से वुमेन खिलाड़ी का एक खास बात है, वो जल्दी से कभी अपनी बात किसी को बताते नहीं हैं, हमेशा अंदर रखते हैं वो, जब तक उनको ये विश्वास न हो जाए कि मेरी बात कहीं नहीं जाएगी। तो साइकोलॉजिस्ट का काम भी हमारे कोच करते हैं, साइकोलॉजिस्ट टीम में होती हैं, वो अपना काम करती हैं, ऑब्जर्व करना, क्या करना, लेकिन उनकी फीलिंग को समझना, उसके लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि कुछ स्पेसिफिक लेडी कोच या जो लेडी फिजियो होती हैं उनको हम तैयार करें, उनके साथ बैठना है, बात करनी है, उनकी तरह बात करके उनको समझना है, क्योंकि जब तक हम खिलाड़ी की फीलिंग को नहीं समझेंगे हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। कोई खिलाड़ी होता है जो ज़्यादा डांट के सीखता है, और कई खिलाड़ी मैंने ऐसे डांट के वो काम ही नहीं करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि मुझे डांट दिया। तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है उस खिलाड़ी का बिहेवियर। तो उसके लिए, क्योंकि एज अ जेंट्स मैं या हमारे दूसरे साथी कोचेज होते हैं, हम लोग उन पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेडी कोचेज, लेडी फिजियो और लेडी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, अगर हमारे पास न्यूट्रिशन अगर कोई लेडी है तो इनकी हम टीम बनाते हैं, अलग अलग बच्चों को बांटते हैं ताकि वो उनसे बात करें, उनकी चीज़ें हमें पता लगें, ताकि हम उस ट्रेनिंग को उस तरह से चला सकें। तो चैलेंजिंग यूथ ही है। जूनियर को तो डांट के काम करा सकते हैं, लेकिन यूथ बढ़ भी रहा है, नीचे से आया भी है, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम होता है जब हमें उसको अच्छी तरह से समझना है, तब आगे बढ़ना है। जी। तो इस पूरे सर्कल में ऐसे भी तो हुआ होगा कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छी है जी या खिलाड़ी बहुत अच्छा है जी, लेकिन आर्थिक रूप से ऐसा नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, और आपको वो नज़र आ रहा है कि यार ये खिलाड़ी जो है
यदि यहाँ आता है मेरे पास तो ये बढ़ सकता है। जी। तो ऐसे में कैसे चैलेंजेस होते हैं, क्या से आप सपोर्ट करते हैं, या कैसे वो किस तरह से वो आप तक अपनी अप्रोच बनाते हैं, ऐसे कैसे संभव है ऐसा? ये ऐसा बेसिकली कोई उदाहरण भी आप जी जी, ऐसा बेसिकली ये होता है हमारे पास, हमारे सेंटरों में, जहाँ हमारे सेंटर होते हैं। नेशनल कैंप में कोई खिलाड़ी आता है और बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो घर से बहुत गरीब होते हैं, होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहला हमारा काम होता है खिलाड़ी के बैकग्राउंड को जानना। इसलिए मैंने कहा ना, हम अपने जो टीम हमारी होती है वो यही चीज़ देखती है, फ्रेंड सर्कल कौन सा है, ज़्यादा फ़ोन में किससे बात करते हैं, घर से किसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ये बच्चा काम करता है, उसका अपना कोई फ्रेंड तो नहीं है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इन चीज़ों को पहले हम लगभग 1 महीना लगता है हमें हर खिलाड़ी पे काम करने पे। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं, फिर हम उस खिलाड़ी को इनडायरेक्ट मीन्स अगर कभी खिलाड़ी कोई जा रहा है, हमें हमारे पास स्पॉन्सरशिप आती है, हम उनको स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं। ये होता है रास्ता, तरीका नेशनल कैंप में काम करने का। लेकिन अपने सेंटरों में हम ये देखते हैं कि अगर कोई टैलेंटेड है, किस चीज़ की ज़रूरत है इसको, हो सकता है घर पे डाइट ना हो, तो क्या किया, हमारे सेंटरों के नज़दीक जूस वाला कोई होता है, उसके पास गए, उससे कहा भाई डेली शाम को ये ट्रेनिंग करके आएगा, इसको डेली शाम को 1 गिलास जूस देना है बस। किसी के पास खेलने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए कपड़े नहीं है, प्लेइंग किट नहीं है, ट्रैक सूट नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास होती हैं। नहीं है, हम किसी शॉपकीपर को बोल देते हैं, हमने उसको स्पॉन्सर कर दिया, हमने कहा बेटा जा वहाँ से लिया, गए उसको पेमेंट दे दिया। तो इनडायरेक्ट उन बच्चों को जिनको वाकई में ज़रूरत है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि हम कभी किसी को पैसों से हेल्प न करें, क्योंकि पैसा में भी पॉसिबल कहीं गलत इस्तेमाल हो। इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कपड़ों की है, डाइट में मनी है, तो इनडायरेक्ट उन बच्चों को हेल्प करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। क्योंकि देखो, उस बच्चे के साथ हमारे अपने रिलेशन है, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत इवन एशियन मेडलिस्ट तक आए हैं। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको हम इनडायरेक्ट करते हैं, क्या चाहिए वो पता करो आप, हमें ये जानने की कोशिश, हमारी पहली कोशिश होती है इसकी ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर कोई गलत इन्फ्लुएंस चल रहा है तो उसको हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि उसको हटाया जाए, ताकि वो सही ट्रैक पे आ जाए। तो ये हमारी कोशिश रहती है जी। क्या एक बॉक्सर के लिए भी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, रनिंग एक्सरसाइज वो, या कितना रेशो होता है रिंग में प्रैक्टिस का और बाहर फिजिकल ट्रेनिंग का, क्या रेशो होता है? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत टेक्निकली अच्छा हूँ, लेकिन मैं अगर रिंग पर फुटवर्क नहीं कर पाऊँगा, चल नहीं पाऊँगा, तो मेरे टेक्निकल होने का क्या यूज है। मेरे पाँव में बहुत अच्छी जान है, टेक्निकल हूँ, लेकिन मेरे हाथों में ताकत नहीं है, वहाँ भी ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, लेकिन 3 राउंड में लगातार पंच मारना बचाना नहीं कर सकता हूँ। तो टेक्निकल एक पार्ट है और फिजिकल फिटनेस दूसरा पार्ट है। मेरा ये मानना है कि दोनों ही चीज़ों के लिए हमें बराबर टाइम देना है, उतनी ही मेहनत करनी है। फ़र्क इतना ही पड़ता है प्रिपरेटिव फेज में है, ट्रेनिंग के किस पार्ट में है और कौन सी ट्रेनिंग कब उसको देनी है। प्रिपरेटिव 1 में है इंडोरेंस स्ट्रेंथ मैक्सिमम हम जाते हैं, जैसे जैसे वो कंपटीशन में जाता है स्पीड ट्रेनिंग, स्पीड स्पेसिफिक, स्पीड जर्नल। तो ऐसा नहीं है कि हम स्पीड पर जाएंगे तो केवल हम स्पेसिफिक में रहेंगे, जर्नल में भी। इवन वेट ट्रेनिंग, उसके लाइट वेट से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा लेंगे, तो वेट कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस ही नहीं, मैं तो आपको बताऊं कि मेंटल ट्रेनिंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है वो मेंटल ट्रेनिंग की है। तो इसके लिए पिछले हमने 2-3 सालों में हमने काम किया, अच्छे साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ रखे। उसका असर मैंने कहा ना आपसे, जो 2021 में हमारे यूथ की वर्ल्ड चैंपियनशिप, बेहतरीन रिजल्ट आया। तो टीम वर्क जिसमें हर एक इम्पॉर्टेंट है, वो अपना रोल सही से अदा करता है, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई खिलाड़ी किसी जाट बहुल क्षेत्र से आया है जी, मतलब जिनका ये माना जाता है कि इनकी डाइट बहुत ज़्यादा है जी, है ना, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था, मुझे याद है कि खिलाड़ी था सुल्तान सिंह, तो वो मतलब कंपटीशन ये करते थे कि चल भाई आज रोटी कौन खा जाएगा ज़्यादा, तो वो कहेगा जी चल सही मैं आज इतनी खा लूँगा, ऐसे नापते नाप के रखना। तो सुल्तान सिंह कहता भाई ठीक है मैं इतनी खाऊंगा, और वो खा जाते तो पता ही नहीं चलता था, और ऐसे स्लिम टिम थे
लोहे की रॉड मोड़ देते थे। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अब ऐसा लगता हो कि यार कोई खिलाड़ी आया और उसकी डाइट ऐसी ज़बरदस्ती थी, फिर लेकिन आपको पता है कि इसके रिफ्लेक्शंस के लिए, इसके पंचेस के लिए, इसके दौड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इसका बैलेंस डाइट हो। ऐसा कोई अनुभव आपको? जी जी बिल्कुल है। अक्सर ऐसे खिलाड़ी होते हैं और हर जगह मिलते हैं हमें। कोशिश हमारी ये रहती है कि खिलाड़ी खाए लेकिन वेट मेंटेन होए। वेट मेंटेन के लिए तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, 2021 का ही मैं आपको दूंगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। उससे पहले हमारे पास 51 केजी में लड़की हमारी मणिपुरी है, बहुत छोटी हाइट और इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव है कि मान के चलिए कि अगर मेरे से भी लंबा खिलाड़ी है तो जंप मार के हुक मारेगी और गिरा देगी, इतनी पावर है उसके अंदर, लेकिन वेट कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके साथ हमने 24 घंटे न्यूट्रिशन रख दिए, वो कंट्रोल करेंगे। हमने उस पीरियड में क्या किया, पूरे ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर मिक्सचर बनाया, उसको जो बाहर का खाना है वो कम कर दिया। ट्रेनिंग में हम रोहतक में थे, वहाँ भी उसको कंट्रोल किया। इवन हम पोलैंड गए, वहाँ भी कंट्रोल किया। यहाँ से हम पाउडर लेके गए और उस खिलाड़ी की आपको कलाकारी बताएं, अपना तो पाउडर खाया, पड़ोसियों का भी खा गई। तो कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी ये कोशिश रहती है कि जब हमारा कंपटीशन नज़दीक है तो लगभग 1 महीने पहले वो 2 केजी ज़्यादा होना चाहिए, 15 दिन पहले 1 केजी ज़्यादा और 10 दिन से 7 दिन के अंदर वो अपने 5 से 500 ग्राम या 700 ग्राम अप होना चाहिए। तो कभी भी उस खिलाड़ी को वेट तोड़ने की कोई दिक्कत नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप कंपटीशन में जाते हैं ना, तो अगर मेरा 2 केजी वेट ज़्यादा है तो मेरा सारा फोकस क्या रहेगा, वेट तोड़ना 100%। तो मैं कंपटीशन की प्लानिंग कैसे करूंगा, तो हफ्ते से 10 दिन पहले हम उसको उसके वेट में ले आते हैं। और 500, 700, 500, 700 ग्राम बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप हल्का जॉग करो, वेट टूट जाता है क्योंकि बॉडी वेट मेंटेन हो चुका होता है। तो फोकस ये रहता है कि खिलाड़ी 15 दिन पहले लगभग अपने वेट के नज़दीक आ जाए, 500 से 1 केजी के बीच में रहे, ताकि वो ड्यूरिंग द कंपटीशन केवल अपनी प्लानिंग करे टूर्नामेंट खेलने की, न कि सारा ध्यान वो दे वेट तोड़ने में। ये रहता है हमारा। तो बीइंग ए कोच, मुझे एक वो किस्सा याद आता है जो हमारी एक कुश्ती वाली लड़की थी, जिसका वेट कुछ 100 ग्राम ओलंपिक में 100 ग्राम से रह गया था। 100 ग्राम। तो ये तरीका वहाँ अपनाया नहीं गया है या क्या वजह रही कि वो 100 ग्राम नहीं तोड़ पाई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है कि एक खिलाड़ी 100 ग्राम भी वेट तोड़ न सके। उसको मैं आपको उनका क्या कारण रहा नहीं पता, क्योंकि उनके साथ मैं आपको बताऊं, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, मैश्योर, स्पेसिफिक कोच साथ में है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक खिलाड़ी 100 ग्राम से रह जाए? दूसरा, हमने प्रैक्टिकल किया है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि क्योंकि रूल है, अगर आप स्केल में चढ़ गए हैं फाइनल वेइंग में, तो आप नीचे, अगर आप नीचे उतर गए तो जो स्केल दिखाएगा उसी वेट में आप रहेंगे। तो हम लोगों ने अपने खिलाड़ियों के इवन बाल तक काटे हैं वहीं ऑन द स्पॉट। तो 100 ग्राम कौन सी बड़ी बात है? तो हमने देखा 100 ग्राम ज़्यादा है या 150 ग्राम ज़्यादा है, उनसे कहा रुको, डॉक्टर साथी होते हैं, सीजर उठाई, बाल काट दिए, नीचे आ गया खिलाड़ी, ओके। तो हमने बालों में इतना हो जाता? हाँ, हमने प्रैक्टिकली 100 ग्राम 150 ग्राम तो बालों में, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं ना, तो लगभग 300, 400, 500 ग्राम तक वजन होता है उनके बालों पे। बाल काट दिया, आ गया वेट। लेकिन स्केल से नीचे नहीं उतरना है। एक बार आप स्केल से नीचे आ गए तो वही वेट लिखा जाएगा। स्केल में चढ़े चढ़े काट दे, क्या दिक्कत है? तो मुझे नहीं पता क्या उनका रीजन रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक खिलाड़ी 100 ग्राम से ओलंपिक में मेडल से रह जाए, है ना। और वह खिलाड़ी जो तीसरा, मेरे ख्याल से 3rd ओलंपिक था, 3rd ओलंपिक खेल रही है, वो कैसे पॉसिबल? और मेडल कोई ना कोई श्योर है कि होना है। फाइनल था उसका, क्योंकि फाइनल में सिल्वर, गोल्ड सिल्वर के लिए खेलना था उसको। तो कैसे पॉसिबल है कि एक खिलाड़ी ओलंपिक का गोल्ड या सिल्वर 100 ग्राम वेट से छोड़ दे? तो मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, लेकिन खिलाड़ी के लिए, और इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी के लिए,
अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा हुआ है। हम वेट की बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो जैसे महिला बॉक्सर के साथ ज़्यादा काम किया है, तो जो महिलाएं होती हैं वो खाने पीने में बहुत चूजी या कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब चूजी भी, या ये भी कह सकते हैं कि उनको बहुत ऐसे अपने फिगर मेंटेन रखने का या कुछ ऐसे होता है, तो वो ऐसे कुछ खिलाड़ी होते हैं जो आपको ध्यान आ रहे हो कि जी जी बिल्कुल होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा खिलाड़ी फंसता है, उसका वेट मेंटेन नहीं होता है, कोई वेट कम रहता है और खाना भी कम खाते हैं, तो उसीलिए हमारे यहाँ न्यूट्रिशन होते हैं। तो फिर हम उनसे क्या करते हैं, उनका पूरा बॉडी चेकअप के लिए उनका प्रोफाइल सारा चेकअप लेते हैं, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, वो चीज़ें उनकी डाइट पर हम देते हैं, और उस डाइट को वो किस रूप में ले सकते हैं, किस तरह से इंटेक कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। ये नेचुरल है, हर गेम में होता है, लेकिन आज की डेट में बहुत खिलाड़ी समझदार हैं, वेट मेंटेन करना है। नेशनल लेवल में जब कैंप में रहते हैं तब ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम होती है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने सेंटर में हैं, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और खिलाड़ी अपने घर से ट्रेनिंग करने आता है, तो उनको फिर हमें एजुकेट करना पड़ता है। तो इसलिए पहले हम खिलाड़ी को समझते हैं, फिर उसको हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि इस खिलाड़ी को किस तरह से समझाया जाए कि ये चीज़ इसकी समझ में आए, उसको ये लगे कि मेरे लिए है, मुझे अपने लिए करना है। क्योंकि जब तक मुझे ये इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मुझे अपने लिए करना है, मैं नहीं करूँगा। तो कोशिश रहती है कि उनको एजुकेट किया जाए। जी, आपने एज ए प्लेयर और एज ए कोच कितने साल निकाले? एज अ प्लेयर आप सोलो 76, हाँ 75-76 से शुरू किया मैंने। 4, 20, 24 और 22 तो 23, हाँ आप ये सोचिए 1996 में मैंने छोड़ा। अच्छा। उसके बाद 1988-89 मैंने NIS किया, और NIS करते ही कोचिंग शुरू कर दी। पहले आर्मी टीमों को, यूनिवर्सिटी की टीमों को, उनको किया, और 1992 मैंने साई ज्वाइन कर ली थी। तब से पहले अपने सेंटरों में, क्योंकि जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है साई के हमारे ट्रेनिंग सेंटरों में रही है, जहाँ हमें स्पेसिफिक हॉस्टल रहा है हमारा, तो जहाँ जहाँ रहा है वहाँ बहुत बढ़िया रहा। ये मैं लगभग 33 ईयर्स के बाद आज रिटायर होके पिथौरागढ़ पहुँचे हैं। अब मेरा ये प्रश्न करने का कारण ये है कि ये जो आप जो सुविधाएं बता रहे हैं, जी, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट या डाइटिशियन या जो भी चीज़ बता रहा हूँ, जी, ये तो मेरी समझ से 10 या बहुत ज़्यादा 15 साल से होंगे टीम के साथ। 2000 में आपको बताऊं 2004-05 से, यस, है ना जी। तो उससे पहले जो खिलाड़ी होते थे वो कैसे करते थे? जो कोई भी नहीं होता था, वो तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था। कोच सब कुछ था, कोच से, हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं बेसिक इसलिए था क्योंकि जब हम लोग NIS करने के लिए जाते हैं पटियाला या बेंगलोर, अलग अलग जगह पर, वहां पर एक कोच को हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये जो डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट, अच्छा, और इनके टेस्ट भी होते हैं वहां, हमें एजुकेट भी किया जाता है, उसके साथ साथ एग्जाम भी लिया जाता है। तो एक कोच लगभग हर चीज का उसमें समावेश होता है। जितना आप खिलाड़ी को समझेंगे ना, उतना आप उसके लिए सही डिसीजन ले पाएंगे, चाहे वो उसकी ट्रेनिंग है, चाहे वो उसकी डाइट है, चाहे उसका मेंटल ट्रेनिंग है, कुछ भी है। तो समझने के लिए हमारे पास नेशनल टीम की बात करो, एक नया साइकोलॉजिस्ट आते हैं हमारे पास, तो नए साइकोलॉजिस्ट को उन खिलाड़ियों को समझने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग, बाउंडिंग बनाने में टाइम लगता है, लेकिन कोच के साथ वो बने रहते हैं। तो जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी खिलाड़ी के साथ काम करने की, तो वो फिर कोच से बात करते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। लेकिन आज भी जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हैं, हॉस्टल के अलावा कहीं पर भी ये फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है। लेकिन कोशिश ये है कि आने वाले समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया अपने जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हैं वहाँ पर पूरी फुल फ्लैश टीम है, और जो साई ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर ये लोग इस साल या अभी तैयारी चल रही कि वहाँ वो पोस्ट कर रहे हैं। खेलो इंडिया के बहुत अच्छे सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, 13 हमारे स्टेट एक्सीलेंसी सेंटर है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। स्टेट के जो अपने हॉस्टल हैं जहाँ पर उनका स्पोर्ट्स हॉस्टल है, वहाँ उनकी कोशिश है ये सारी चीज़ें आएँ। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स साइंस को
एक्सेप्ट किया जा रहा है। आज से 15 साल पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है करके ना, सॉरी, ये एक्सेप्टेंस अब आ गया है। साई ने तो ऑलरेडी अपने सेंटरों में शुरू कर चुके हैं, लेकिन स्टेट ने भी अपने जितने हॉस्टल्स हैं वहां भी इन चीजों को इंट्रोड्यूस करके काम शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि स्टेट और सेंटर मिलकर और भी अच्छे रिजल्ट हमारे आएंगे। एक कोच के लिए कितना ज़रूरी होता है खुद को फिजिकल फिट रखना इंडिविजुअल गेम के खिलाड़ियों के लिए, और ख़ास तौर पर बॉक्सिंग जैसे और कुश्ती जैसे गेम के लिए, कि खुद को मेंटेन रखना है कोचेस को, क्योंकि ही शुड बी प्रेजेंटेबल और ऐसे अच्छा भी लगना चाहिए देखने में, डेफिनेट है ना। लेकिन कोच आप जब बन गए तो आपको बताया यार चलो रिलैक्स, अभी चलो ठीक है, मैं तो सीढ़ी बाई सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जाऊंगा और मेरा तो सरकारी नौकरी है, मैं तो उससे फिट है, क्या करना है अभी। तो ऐसा कुछ होता है या कैसे होता है? मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, अगर जो वाकई में कोच है ना, तो उसके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि मैं अब कोच बन गया हूं, क्योंकि कोच वह तभी है जब वो खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा है। उनके साथ उन्हें रनिंग भी करनी है, उनको पंचिंग पैड भी कराने हैं। आपके पास पार्टनर नहीं है, सपोज करो आप 2 खिलाड़ी हैं, अगर आपको पार्टनर नहीं मिला तो एज अ पार्टनर भी काम करना है। तो एक कोच अगर ऑनेस्टली अपने खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा होगा तो उसे फिट होने की जरूरत नहीं है, वो फिट अपने आप हो जाएगा। तो अनफिट वो लोग हैं जो काम नहीं करेंगे, या जो जैसे आपने कहा कैजुअल अप्रोच है, मैं कोच बन गया तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन कोई भी कोच मुझे नहीं लगता है जो वाकई में मेंटली कोच है तो वह अपने खिलाड़ियों के साथ रहेगा तो अपने आप फिट रहेगा। तो उसको अपने लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। 2-2.5 घंटा सुबह बच्चों के साथ आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं, भाग रहे हैं, पंचिंग पैड करा रहे हैं, आप उनको डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, उनसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, फिर कहाँ सोचने का इतना है, तो अपने आप होगा। जो हमारी प्रेजेंट टीम है इस समय, उसमें खेलो इंडिया से कुछ प्लेयर आए? बहुत हैं हमारे अच्छे खिलाड़ी। मैं आपको बताऊं, अभी खेलो इंडिया जो साई का एक ब्रांच है, बॉक्सिंग में 150 बच्चे, 75 गर्ल्स 75 बॉयज़, इन खिलाड़ियों को ये स्पॉन्सर करते हैं खेलो इंडिया स्कीम के तहत। उन खिलाड़ियों को 10,000 रुपया पर मंथ उनके अकाउंट में आता है सीधा, ताकि वो उनकी जो डाइट मनी है उनके माँ बाप के ऊपर खर्चा ना आए। ये इनडायरेक्ट है। तो साई ने 3 अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। टॉप्स है, जब भी हम लोग ओलंपिक या एशियन गेम्स की तैयारी करते हैं तो टॉप्स के लिए एक अलग बनाते हैं सेल। जो टॉप्स में प्रोबेबल होते हैं इंडियन टीम के मेडलिस्ट, उनके लिए 50,000 रुपया पर मंथ उन खिलाड़ियों के अकाउंट में आता है। 50,000 पर मंथ। आपको अगर फॉरेन ट्रेनिंग के लिए जाना है, साई आपको स्पॉन्सर कर रही है, आप टॉप्स में। इसके बाद आता है डेवलपमेंट। जो टॉप्स में जाएंगे, उस कैटेगरी में जाने वाले खिलाड़ी, उनको 25,000 रुपया पर मंथ हर खिलाड़ी के अकाउंट में साई देती है। तो ये तो खेलो इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत बढ़िया। तो पहला 10,000 रुपया पर मंथ, उसके बाद है 25,000 रुपया पर मंथ डेवलपमेंट जो प्रोबेबल्स हैं, और जो मेडल के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो टॉप्स में आते हैं, उनको 50,000 पर मंथ प्लस इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए एक्सपोजर। बहुत बढ़िया साई जो है खिलाड़ियों के लिए पैसा खर्च कर रही है, और उसी के रिजल्ट हैं कि धीरे धीरे हम, अब आप देखिए इस ओलंपिक में हमारे केवल एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, हर जगह हमारे रिजल्ट अब आने लग गए हैं, शुरू हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये खेलो इंडिया जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत, और इससे बेहतरीन खिलाड़ी हमारे देशों से जी, इसके रिजल्ट तो अब हमें दिखेंगे, क्योंकि पिछले 2017 में पहली बार खेलो इंडिया शुरू हुआ है। अब इसके रिजल्ट हमारे पास आने शुरू होंगे, ऐसा है। बीइंग ए कोच, आपको लगता है कि खेलो इंडिया या और जो नेशनल गेम्स या और नीचे स्तर के भी गेम्स, उसमें कुछ पार्शलिटी या भाई भतीजावाद होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है होता। क्या सच बताइए। नहीं, ऑनेस्टली देखो, मैं प्रैक्टिकली सबके साथ जुड़ा हूं। मैं अभी आपको बताऊं, मैं अभी पटना में हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, वहां मैं गया था। कई बॉक्सिंग में डिसीजन 3-2 होते हैं, 5 जजेस डिसीजन देते हैं, और 3-2 का मतलब होता है कि दोनों ही खिलाड़ी बराबर खेल रहे हैं, दोनों ही बराबर अच्छे हैं। एक जज ने कहा ये अच्छा है तो उसको नंबर, तो 5 में से जो 3 जिसको जिताएंगे वो जीतता है। हारने वाला हर बॉक्सर कहता है मुझे हरा दिया, या नेचुरल है।
लेकिन जितना भी टूर्नामेंट पिछले इतने सालों से मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी भाई भतीजावाद होता है। हारने वाला, अगर आप रिंग में, मुझे बताइए, मैं और आप खेल रहे हैं, मैंने आपको पंच मारा, आपकी काउंटिंग हो गई, मैंने आपको आरएससी कर दिया, किस बात का भाई भतीजावाद है ना? मैं पूरा डोमिनेट कर रहा हूं आपको, मैं मार रहा हूं, मैं जीत गया, आप सोच रहे हैं मैं जीता, क्योंकि हर खिलाड़ी ये सोचता है कि मैं ही जीत रहा हूं। और ज्यादातर डिसीजन जो कंट्रोवर्शियल होते हैं वो 3-2 वाले होते हैं। 3 में जो हारेगा वो बोलेगा मुझे हरा दिया, जो जीतेगा बोलेगा मैंने जीता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं पर जानबूझकर किसी को हराया जाए या किसी को जिताया जाए, मैंने अपने इतने साल के करियर में कहीं नहीं देखा है। जी, आप मुझे बताइए कि जो विनर होता है जी, इस लेवल पर, जी, जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, जी, जो विनर होता है और जो लूजर होता है, उसमें एक 19, साढ़े 19, 20 का ही फर्क होता है। जी, और आपको भी पता है कि यार जो पॉइंट्स हैं वो 3-2 का पॉइंट्स है, तो वो जिस समय वो डिमोरलाइज होता होगा, या किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा भी होता है कि वो 4-5 बार ही ऐसा हो गया होगा, जी, जी, तो उसको कोचेस की क्या भूमिका होती है, कैसे उसको कॉप अप करते हैं वो, कैसे? क्योंकि एक क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप डिमोरलाइज आते तो आप इतना कई बार ऐसा खींच जाते हैं कि आप गेम ही छोड़ देते हैं। जी, जी, तो उसको एक कोच की सहायता कैसे मिलती है? जी, मैं आप प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। जब भी ऐसा होता है, हम वो रिकॉर्डिंग, कोई ना कोई खिलाड़ी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, क्योंकि जब मैं खेल रहा हूं तो मुझे लगता है मैं जीत रहा हूं। जब हम उसके साथ बैठाते हैं, उसके बाद कहते हैं अब अपनी बाउट आप देखो और आप डिसीजन लो। बहुत सारे, मैं कहता हूं लगभग 90% उसमें मुझे खिलाड़ी की सहमति मिली जी, मैं हार रहा था। 10% होता है, क्योंकि हर जगह हर चीज नहीं होती है, लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकली, फर्क इतना ही होता है कि आपने उसके साथ बैठकर उसको बाउट दिखानी है और उससे कहना है कि दे डिसीजन। अब जब मैं एज अ जज की बैठूंगा ना चेयर पे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सही काम करूं और देखूं। और उसके साथ साथ जब जो रिंग की सिचुएशन होती है, कॉर्नर में मैंने मारा, होल्डिंग हो रही है, मुझे क्या करना है, रोप में ले जाके मुझे क्या मारा, आपने सिंगल लेफ्ट मारा, मैंने कितने काउंटर मारे, ऐसी सिचुएशन में हम रोक के दिखाते हैं, ये देख उसने तुझे पंच मारा, तूने डिफेंस किया, अब क्यों नहीं मारे 2 पंच। तो प्रैक्टिकली सिचुएशन के आधार पर अगर हम खिलाड़ी के साथ बैठ के उसको समझाते हैं तो 90% खिलाड़ी संतुष्ट होता है। ये प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक और लेमन क्वेश्चन मेरा ये है जी कि जैसे ये रिंग है, जी, ये रिंग हो गया, जी, तो इसमें सपोज कि जज इधर बैठे हैं, जी, जज तो एक साथ ही बैठते हैं? नहीं नहीं, हर साइड में एक अच्छा। एक जज होता है, एक साइड में 2 जज होते हैं, अच्छा। बाकी हर एक साइड में 3 साइड में एक जज, एक साइड में 2 जज। कुश्ती में भी ऐसे होता है? ना, कुश्ती में आगे इस साइडों में होते हैं। बॉक्सिंग में हमारे यहाँ 5 जज जो अलग अलग रिंग के साइडों में बैठते हैं, जिससे कि सामने का भी पंचे हाँ, हर कोच, हर जज को व्यू साफ नजर आए। हो सकता है आप इस कॉर्नर में बैठे हैं, मैं इधर हूं, ये इधर बैठे, ये इधर बैठे, तो चारों लोगों का अलग, एक साइड में 2 होते हैं, बाकी तीनों में साइड, तो सारे व्यूज बराबर नहीं हो सकते हैं ना। तो ये जजेस की सिचुएशन हमेशा ऐसी होती है? हमेशा ऐसी होती है, ये रूल है हमारे यहाँ। अच्छा, जी, क्योंकि कई बार हम लोग तो टीवी पे देखते हैं ना खाली नहीं कि उस सामने बैठे हैं, हम लोग तो फोकस भी उधर ही जाता है। नहीं, सामने बैठता है डिप्टी टीडी, जो डिप्टी टेक्निकल डायरेक्टर होता है, टाइम कीपर होता है, डॉक्टर होता है, जहां जो ज्यादा लोग दिखते हैं वहां वो उनकी लाइन होती है। तो एक उनके बीच में उनके एक जज भी होता है, क्योंकि एक साइड वो भी है। जज 1 नंबर 1 वहां बैठता है, नंबर 2 और 3 यहां बैठते हैं, 4 और 5 ऐसे बताए, तो 5 अलग अलग जगह। एक और लेमन क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत खूबसूरत कोई लड़की बॉक्सिंग में आई जी, और वो तो चाहती है कि मैं बॉक्सिंग करूं, सीखूं, जी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता हो कि वो आपके पास आते हो कि सर इतनी खूबसूरत लड़की, नाक टूट जाएगी, कुछ कान फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, शादी कैसे होगी, कुछ ऐसे भी कुछ आता है? बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये आते थे, मैं आपको सही बताऊं, 4-5 साल पहले। अब माँ बाप अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं,
तो ये 4-5 साल पहले की बात है कि ऐसा होता था कि लग जाएगी, वो हो जाएगा। इवन यहीं पिथौरागढ़ में छोटी छोटी बच्चियों को लेके माँ बाप आते हैं देव सिंह फील्ड में कि बच्चों को सिखा दो। नीचे वाला स्टेडियम आपको बताऊं मैं, नीचे हमारा जो स्टेडियम है वहाँ पर अगर जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ छोटी छोटी, तो माँ बाप अब खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं। लेकिन ये 4-5 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी, अब नहीं है। बीइंग ए कोच आपको क्या नज़र आता है हमारा फ्यूचर, और वर्तमान में मेरी काम या उसके समकक्ष हमारे खिलाड़ी बेहतर या समकक्ष कौन कौन से? नहीं, बहुत खिलाड़ी हैं हमारे। निखत अभी भी खेल रही है, देखिए आप। निखत, मैरी कॉम अपने आप में मैं कहूँगा कि वर्ल्ड में इकलौती है, क्योंकि ऐसा कोई खिलाड़ी न बन सकता है। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल, एशियन गेम्स, सब मेडल हैं उसके। और उनकी खास बात मैं बताऊंगा कि सिजीरियन बेबी होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो मेरे हिसाब से साइंस, मेरा अगला क्वेश्चन यही था, है ना। तो अलग चीज ये क्या है कि उसके अलावा हमारे पास जो छोटे वेट में है, अभी तो और भी बच्चे बहुत आ रहे हैं इस नेशनल चैंपियन, 2-3 बच्चे और भी अच्छे आए हुए हैं। नीतू है, निखत है, अनामिका है, जो छोटे वेट में है। बड़े वेट में हमारे पास लवलीना है, हरियाणा की 2 लड़कियां और आ रही हैं, अभी बहुत अच्छी हैं। तो हमारे पास नीचे से स्टफ अब आना शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जितने ये हमारे पास कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक ज्यादा कंपटीशन होगा ग्राउंड लेवल पे, तब हमें टॉप पे अच्छी क्रीम मिल पाएगी। जी, तो हमारे जो बॉक्सिंग वेट कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे दर्शकों के लिए बता जी। अभी हमारे पास 10 वेट कैटेगरी वुमेन में, एलीट में और यूथ में 10-10 वेट कैटेगरी हैं, और जूनियर में 13 वेट कैटेगरी हैं, 48, 51। क्योंकि इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ थे, तो वो उनके 12 वेट थे। लेकिन अभी हाल ही में हमने 6-7 महीने पहले हमने वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो उनके केवल 10 वेट कैटेगरी है। तो 10 वुमेन में, 10 मैन में, 48, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75, 81, 80+, 81। तो ऐसे ही मैन की तो हमारे यहाँ क्या वुमेन में है 80? जी जी, बिल्कुल है। बहुत अच्छी लड़कियां हमारे पास भी। अच्छा, हाँ, कुछ लड़कियां तो पुलिस में हैं अभी, जो अच्छा कर रही हैं। 80 तो एकदम थोड़ा सा बिल्ड और वैसे होना चाहिए ना, जो साई कर रही है या जो हमारी सरकार कर रही है। उसके अलावा भी एकेडमीज हैं बॉक्सिंग की? बहुत सारी एकेडमी है। एमपी गवर्नमेंट ने अपनी एमपी बॉक्सिंग एकेडमी बनाई है भोपाल में। अच्छा। जेएसडब्ल्यू हमारा बिल्लारी में चला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी एकेडमी चल रही है। इवन जेएसडब्ल्यू की हिसार में एकेडमी चल रही है। और हरियाणा के जेएसडब्ल्यू मतलब जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू जी, स्टील वाली है ना, हाँ, जिंदल वाली, उनका अपना बेल्लारी में। टाटा का भी कोई है ना? टाटा ने अभी बॉक्सिंग में नहीं है, लेकिन उनकी एकेडमी फुटबॉल की चल रही है जमशेदपुर में, अलग अलग जगह पर। उनकी आर्चरी की एकेडमी बहुत अच्छी चल रही है। अलग अलग गेमों ने, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग गेम पकड़ रखे हैं। तो बॉक्सिंग के साथ अभी जेएसडब्ल्यू, रिलायंस, ओजीक्यू, ये लोग जुड़े हुए हैं। तो एकेडमी अभी जेएसडब्ल्यू की चल रही है बिल्लारी में, प्लस साथ में साई के साथ मिलकर उन्होंने हिसार में शुरू किया हुआ है। अभी रोहतक में हमारा दानी ग्रुप है, उन्होंने रोहतक जो हमारी एनजीओ उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साई जितना अपना इंफ्रा और जितना ये डेवलप कर रही है ना, तो कंपनियां जस्ट सपोर्ट कर रही हैं। तो और भी कंपनियों ने आना चाहिए, क्योंकि जब तक पैसा स्पोर्ट्स की इंफ्रा में नहीं आएगा, बेसिक इंफ्रा बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमें इंफ्रा पहले चाहिए, बाद में पैसा मिलेंगे, हम उस पैसे बाद में क्या करेंगे, तो पहले चाहिए। तो इसमें साई का अभी बहुत बड़ा योगदान है कि हर स्टेट में एक साई ट्रेनिंग सेंटर या 2 हर स्टेट में है, जहां पर फुल फ्लैश रहना, खाना, उनका कंपटीशन, इवन एजुकेशन सब साई कर रही है। तो इसी तरह से स्टेट भी अब शुरू कर दी उत्तराखंड में। हमारे पास मैं आपको बताऊं बॉक्सिंग के 4 हैं। टनकपुर में बॉयज़ हॉस्टल, कोटद्वार में बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल पिथौरागढ़ में चल रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा पिथौरागढ़ है, देहरादून है। तो अब यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट हर जगह अपने अपने हॉस्टल खोल रही है और आगे बढ़ा रही है। बहुत सुंदर। तो सरिता देवी अपना कोई चलाती है ना? जी, सरिता देवी हमारी मणिपुर में, उनकी जैसे मैरी कॉम एकेडमी है वहीं पर जी, इम्फाल में के नज़दीकी है उनका। और सरिता ने भी सरिता देवी बॉक्सिंग एकेडमी, और बहुत अच्छा पैसा वो लगा रही हैं। सरिता देवी ने अभी मैं आपको बताऊं 150-200 बेड का हॉस्टल बनाया है। अच्छा, नया हॉल बनाया है। तो बहुत अच्छा। उनके जो हस्बैंड है थोइबा, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो।
बहुत इंटर उनकी तो एकेडमी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो डालती हैं ट्रेनिंग के, या अभी नेशनल में आई थी, मेरी उनसे बात हुई थी, तो आने वाले से मुझे लगता है कि 2 या 3 साल के बाद उनके रिजल्ट आएंगे। अभी तो क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, नई नर्सरी शुरू कर रखी है उन्होंने, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का मैंने 2-3 बच्चे तो मैंने देखे जो नेचुरल टैलेंट है, साइड स्टेप, स्टेप बैक करना, कुछ मूवमेंट जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, उनके बच्चे मैंने ट्रेनिंग सेशन में देखे हैं। तो अच्छा है, रिजल्ट आएंगे उनके। तो ये बड़ा कंट्रास्ट नहीं है कि एक तरफ हम हरियाणा में साई के कहीं से हम बॉक्सिंग के प्लेयर निकलते हैं हमारे मोमो के, और दूसरी तरफ मणिपुर इम्फाल से भी वहाँ से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरे देश में चारों हर तरफ से खिलाड़ियों का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत बढ़िया। इवन केरला में, केरला गवर्नमेंट ने अपने हॉस्टल खोल दिए हैं, जहाँ की बहुत है। हालांकि देखो, केरला की लेखा केसी 2006 की वर्ल्ड चैंपियन है, दिल्ली में हुई थी। एन उषा जमशेद विशाखापट्टनम से है, रेलवे में है वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो अलग अलग हर स्टेट में, जैसे मैंने कहा ना कि हर स्टेट अपनी स्टेट एकेडमी भी खोल रहा है, प्लस साई के साथ मिलके खेलो इंडिया स्टेट एक्सेलेंसी सेंटर है, और ये हमारे साई के ट्रेनिंग सेंटर है। तो अब हमारा बेस बहुत अच्छा बन गया है, और जिसके रिजल्ट आएंगे अच्छे। जी। तो आप अपनी एकेडमी चलाने के प्लान में है, या गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं? नहीं, कोशिश तो है मेरी कि हम सरकार के साथ मिलके कुछ करें, क्योंकि देखो, एकेडमी चलाना एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरी टीम होती है। टीम में हमारी एसोसिएशन भी है, टीम में सरकार भी है, और जब तक हम लोग मिलके काम करेंगे, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मिलकर हम पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग की कोई अच्छी एकेडमी शुरू करें, ताकि बाहर के खिलाड़ी भी यहाँ के ट्रेनिंग करें, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा बनेगा। हमारे पास रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आ गई है, इवन टनकपुर तक ट्रेन का हमारा बहुत अच्छा है। तो भविष्य में आने वाला समय पिथौरागढ़ के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा लगता है। जी। चलिए, स्पोर्ट्स से इधर अब मैं यदि बात करूँ थोड़ा परिवार के विषय में, यदि आप बताना चाहें तो जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है, वो कहाँ से हैं, बच्चे क्या कौन है आपके, क्या नाम है और क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए यदि बताना चाहें तो। जी, मेरी वाइफ मीना भट्ट, जो पिथौरागढ़ से ही दोली गांव की रहने वाली है। अभी पिथौरागढ़ शहर में इन्होंने अपना मकान बना लिया है। तो ये एंगेज है या लव मैरिज टाइप? नहीं ये तो घर वालों ने अरेंज मैरिज है। अच्छा, हाँ, अच्छा, लेकिन लगता ऐसा है कि हमारी लव मैरिज है, क्योंकि शहर में जी जी। फादर इन लॉ हमारे आर्मी के रिटायर्ड है, बीजी रुड़की से। अभी पिथौरागढ़ में ही उनका अपना माँ कामाख्या फ्लोर मिल चल रही है, प्लस ब्रदर इन लॉ का उनका अपना बिजनेस है, उनके पास कई सारी एजेंसियां हैं। और एक मेरी बिटिया है प्यारी सी, जिसकी शादी हो चुकी है, अभी वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं ये लोग। फादर इन लॉ हमारे, और ये उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं। मेरा सन इन लॉ होटल बिजनेस का है, उसका मनाली में कुछ काम है, वेडिंग प्लानर है, तो उस पर उनका अपना है। बिटिया जॉब कर रही है, पहले गूगल के साथ थी, तो गूगल ने वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया, तो अभी उसने एयरबीएनबी ज्वाइन कर रखा है, उनके साथ वो वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रही है, फैमिली के साथ रहती है, बढ़िया। बाकी जैसे आपने बताया, बड़े भाई सब हमारे एडिशनल डायरेक्टर रिटायर्ड हैं, देहरादून सेट हैं, भाभी जी भी वही हैं। बहन मेरी छोटी है, वो चंडीगढ़ बेस्ड है, चंडीगढ़ में ही रहते हैं, उन्हें वहीं मकान बना लिया है। छोटा सा परिवार है हमारा। भाई के बच्चे? बिटिया है उनकी भी, वो भी जुडिशियल की तैयारी कर रही है, अभी दे रही है पेपर। तो मतलब एक बिटिया। दोनों भाइयों ने स्पोर्ट्स में नहीं लेके आया बिटिया को? एक्चुअली में उनकी एजुकेशन, उनकी लाइन चले गई है, एजुकेशन में ठीक थी, तो कहते यही करना है, तो फोर्स नहीं हो सकता है ना। राइट। हाँ, तो उन्होंने कहा जी हमको यही करना है। हमने कहा ठीक है भाई, तो चॉइस है, ऐसा है। बाकी ये सोच लीजिए आप, माँ बाप और हमारे गुरुजी, हमारे पूर्वज देवताओं की कृपा से गांव नकरोड़ा से निकल के यहाँ पहुँचे हैं, आज आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सौभाग्य है उनका। बहुत सुंदर। आप तो मेरा आखिरी प्रश्न ये है आपसे कि स्पोर्ट्स के खेल के समय में तो पेरेंट्स को तो बात समझ में आती है जी। पेरेंट्स तो, क्योंकि उनको तो बच्चे का भविष्य देखना होता है ना, और वो हर तरह से बच्चे के साथ जुड़े होते हैं कि भाई ये तरक्की करेगा तो हमारा नाम करेगा, रोशन करेगा। लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ, और वो भी टाइम, क्योंकि
जब खिलाड़ी था तो उनको पता था, आपको पता था, पेरेंट्स को पता था कि ये प्रैक्टिस करने जा रहा है, आ जाएगा, खेलने जा रहा है, आ जाएगा। लेकिन बीइंग ए कोच, जब आपको महीने में 10 दिन 15 दिन, कभी कभी हो सकता पूरे पूरे महीने ही आपको बाहर रहते हो, तो ऐसे समय में वाइफ को और बच्चों को कैसे संतुलन बना के रखना पड़ता था, या कैसे माइंड मेकअप करना होता है पत्नी का कि यार ये तो होगा? मैं सही मायने में ये कहूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये तो मेरी वाइफ ने ये कहा कि आप आगे बढ़िए, बिटिया को मैं अपने आप संभालूंगी। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टाइम था ना, वो था गुवाहाटी, आसाम में। मैं वहाँ गया 7 महीने भी नहीं हुए थे, नेशनल कैंप में नाम आ गया, मैं बेंगलोर 2 महीने के लिए। गुवाहाटी हम गए ही हैं, ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, अकेला वहाँ फ्लैट लिया हुआ है, वहाँ रह रही हैं। लेकिन इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उन्होंने कहा आप जाइए, कह रहे मैं बिटिया को अपने आप देखूंगी। तो शायद इतनी अगर ये बोल्ड नहीं होती, स्टेप लेने वाली नहीं होती, तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। आज बताइए, कोविड के टाइम पर ये घर पे रही, हमने वहाँ कोचिंग कराई, बिटिया की सारी पढ़ाई, मुझे ये नहीं पता है कौन से स्कूल में जाती है, कौन सी क्लास में है, क्योंकि कोचिंग के लिए समर्पित तरह से थे। तो वो घर पे समर्पित थी, घर को संभालने में, कि आप अपना देखो, मैं यहाँ देखूंगी, इसकी चिंता मत करिए। और इसी का आज परिणाम है 2021 में जो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम। स्टार स्पोर्ट्स हिंदुजा ग्रुप ने जब मुझे बेस्ट कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, तो पहली बार किसी बॉक्सिंग कोच को स्टार स्पोर्ट्स ने कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। ये तो वाइफ को समर्पित है ना। और ये मान के चलिए कि फिर साई ने, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में मुझे बेस्ट कोच ऑफ द ईयर का 2022 में अवार्ड मिला। अभी इलाहाबाद में गुफ्तगू एक संस्था है, वो हर साल खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, उन्होंने मिल्खा सिंह अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये सब चीज़ें जब तक अगर फैमिली, वाइफ, बच्चे साथ नहीं देंगे, कहाँ पॉसिबल है ना। माँ बाप के जो उन्होंने मेहनत करी थी, डैडी हमारे आर्मी वाले थे, बताइए आर्मी वालों की क्या सैलरी तब होती थी। तीनों भाई, हम दोनों भाई बॉक्सिंग खेलते थे, बहन हमारी हॉकी खेलती थी। तो उतना उन्होंने समर्पण किया। गुरुजी 6-7 किलोमीटर दूर से आते थे, हमारे लिए ट्रेनिंग करते थे। तो उन्होंने जो प्रेरणा दी है, अगर उसको वाइफ ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता, कहाँ पॉसिबल है। बिल्कुल सही है ना। तो बिटिया ने कहा कोई बात नहीं पापा, मम्मी के साथ मैं रह लूंगी, तो स्कूल लाना ले जाना उन्होंने किया। तो उसके बगैर कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें जब साथ हैं तब हम पॉसिबल कर पाए। बहुत सुंदर जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि एक और खिलाड़ी और कोच का इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे कि आपको सबको पता है कि लीजेंड्स विद हरीश शर्मा में हम उन हीरो को छाट के लाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में तो हीरे होते हैं, लेकिन आम जनता को, आम दुनिया को नहीं पता होता कि वो कौन है। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, हम ऐसे हीरे ढूंढ के लाते रहेंगे जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर तो मास्टर हैं, एकदम सुपर हैं, लेकिन उनकी पहुंच जो है वो आम जनता तक नहीं है। तो हमारा ये प्रोग्राम उन सबको आपके बीच में लाता रहेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।